नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आपने नोटिस किया होगा कि यकाएक साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू डिवीज़न का इलाका आतंकवाद की वजह से सुर्खियों में है और हर कोई ये जानना चाहता है कि यकाएक जम्मू के इलाके में ये आतंकवाद क्यों हो रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल वीके दत्ता, भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अफसर और डेकोरेटेड अफसर, जिन्हें सेवा के दौरान अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल बार, सेना मेडल बार और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। सर, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, ऐसा कि मैं तकरीबन मेरी 38 इयर्स की पूरी सर्विस में मैं तकरीबन 12 साल लगातार काउंटर टेररिस्ट यूनिट्स में रहा, जिसमें पहले काउंटर टेररिस्ट यूनिट स्पेशल ग्रुप, उसके बाद 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप एनएचजी का, जो सबसे उनकी प्रोमिनेंट काउंटर टेररिस्ट यूनिट है, फिर एनएचजी का ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद में मैं सीआई ऑपरेशंस में काउंटर इंसर्जेंसी में अपर असम 181 माउंटेन ब्रिगेड, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल में 25 इन्फेंट्री डिवीजन, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन है, 250 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ राजौरी सेक्टर। तो सर, आपका पूरा सर्विस करीब 4 दशक का काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी को समर्पित रहा है, और जो आपने अवार्ड हासिल किए हैं वो स्वयं ही इस बात की गवाही देते हैं कि आपने इस इलाके में या इस डायमेंशन में कितना अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो सर, यकाएक हम देखते हैं कि साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आतंकवाद की वजह से सुर्खियों में है। तो ये ऐसा क्या हुआ कि आतंकवाद साउथ ऑफ पीर पंजाल यकाएक आ गया? बिल्कुल, मैं इसका संक्षेप में आपको उत्तर देता हूँ। हमारा जो सीआई ग्रिड था वैली के अंदर, वो अभी भी बहुत तगड़ा है। और खास का मतलब सर है काउंटर इंसर्जेंसी, जहां आप ट्रुप्स लगाते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट के दोनों के जो हमारा ग्रिड का मतलब होता है कि इन्फिल्ट्रेशन से लेके हिंडरलैंड तक, जहाँ के अंदर आर्मी, सीएपीएफ और पुलिस का एक यूनिफाइड कमांड रहता है, यूनिट्स का और ट्रुप्स का जाल बिछा, बिल्कुल तालमेल रहता है और इंटेलिजेंस का तालमेल रहता है और बिल्कुल डोमिनेट करके रहते हैं। तो कोई टेररिस्ट बच के ना जाने पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? और जो हमारा साउथ ऑफ पीर पंजाल था, यहाँ भी हमारा ग्रिड बहुत तगड़ा था। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल, फेंस के बाद हिंडरलैंड, जिसमें हमारा रोमियो फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स, डेल्टा फोर्स, ये रोमियो मतलब जो हमारे आरआर के ट्रुप से राष्ट्रीय राइफलों ने पूरा डोमिनेट किया हुआ था। लेकिन जब ये गलवान का इंसिडेंट हुआ, जब LAC पे लद्दाख में, जब चाइनीज बड़ी तादाद में आए, तो हिंदुस्तान की फौज ने 15 दिन के अंदर कोविड के दौरान 50,000 ट्रुप्स वहाँ खड़े कर दिए चीन के खिलाफ, मोबिलाइज किए कि तुम आओ, हम तुम्हें मारेंगे। गलवान में तो पिटे वो। तो ये ट्रुप्स तुरंत कहाँ से निकाले गए? जो हमारे यूनिफॉर्म फोर्स था, रियासी का इलाका, कठुआ, रियासी, कटरा, आपका डोडा का इलाका पर आप कहते हैं कि साउथ ऑफ पीर पंजाल से ट्रुप्स को ट्रांसलोकेट किया हमने और हम ले गए इनको लद्दाख में। तो यहाँ एक वॉइड हुआ। वॉइड को बाद में भरा भी गया, लेकिन एक जो कंटिन्यूटी थी वो थोड़ी टूटी। दूसरा फायदा क्या है कि पाकिस्तानियों ने देखा कि वैली के अंदर बिल्डअप एरिया में घिरे जाते हैं, मारे जाते हैं, और यहाँ पे जंगल का इलाका बहुत है, जंगल में इनको छुपने का मौका मिल जाता है। इन्फिल्ट्रेशन करके 10-12 किलोमीटर के बाद अंदर पहुँच जाते हैं, हाईवे मिल जाता है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं इनको, इनका बैकअप जो इनके स्लीपर सेल है वो इनकी मदद करते हैं। तो ये जियोग्राफी के हिसाब से भी ये मुफीद जगह है। तो ये यहाँ पर जंगल हो गया और इस तरीके से हो जाता है। और दूसरा, इन्होंने अभी क्या किया, जो पाकिस्तान के अंदर TTP पाकिस्तान आर्मी को मार रही है जिस प्रकार से, इन्होंने वहाँ से सीखा और जो हथियार असला TTP इस्तेमाल कर लिया, अमेरिकन हथियार, वो इन्होंने अपने गुर्गों को दिए, चाहे वो JEM हो, चाहे वो LET वाले हों, या ISKP के भी आदमी हों, और SSC के रिटायर्ड या सर्विंग लोगों को इन्होंने यहाँ इंडक्ट किया। तो सर, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP से इन्होंने शिकस्त खाकर ये सीखा,
और एक बात आपने जो कही कि इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस ISKP के भी लोग यहाँ अब आने लगे हैं और दिखाई दे रहे हैं, और उनके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, और वो अमेरिकन वेपन्स हैं जो अमेरिकन आर्मी अफ़गानिस्तान को छोड़ते समय अफ़गानिस्तान में बड़ी भारी तादाद में छोड़ के गई थी। और उस वक्त ये डर दिखाया जा रहा था कि ये हथियार कभी न कभी भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जो हथियार असला 7 मिलियन के करीब जो वर्थ उसकी बोली जाती है, हज़ारों की तादाद में वेपन, जिसमें M4 राइफल नाइट विजन के साथ में, AR-16 राइफल्स विद नाइट विजन एंड थर्मल इमेजर्स, उसके अलावा और एडवांस्ड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सारा जो इनको नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मिल गई। किनको? ये जो ISKP, LET और जैसे मोहम्मद, और ये LET जैसे मोहम्मद के लोग भी ISKP की मदद कर रहे थे अफगानिस्तान में, ISI की मदद के द्वारा, उनके कहने के ऊपर। अभी उन्हीं लोगों को जो ट्रेन लोग हैं ISKP के साथ, LET JE वालों को लाके SSG के लोगों के साथ छोटे छोटे ग्रुप में ये साउथ ऑफ पीर पंजाल इंडियन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अभी अफ़गानिस्तान में तालिबान अफ़गानिस्तान का इक्वेशन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आर्मी और उनके CAPF के साथ लड़ रही है। तो अभी एक इक्वेशन बनता नज़र आ रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का इक्वेशन तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा है। तो पाकिस्तान आर्मी और ISI ने अब जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा और ISKP के साथ हाथ मिला करके भारत की तरफ और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ ये शुरू किया है। बिल्कुल, वही उसी तर्ज के ऊपर सर, जो तालिबान इनको मार रही है, उसी से सीख के वो टैक्टिक्स हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रही है। और इंडियन आर्मी बहुत तेज है सीखने में, वो एकदम पिकअप कर लेते हैं। अभी एज क्या मिल गया इनको? नाइट कैपेबिलिटी, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मिल गई, उसको एज मिल गया। हमारे पास भी नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है, तो अभी उसका तोड़ निकल आएगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान ऑप टू पैक चला रहा था हिंदुस्तान में, ब्लीड इंडिया पे 1000 कट, हमको इसकी जड़ें काटनी पड़ेंगी, हमको फल नहीं चुनने हैं कि 2 मार दिए 10 मार दिए, हमको पाकिस्तान फौज की जड़ काटनी पड़ेगी। तो हमारा काउंटर टेररिज्म या पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार के खिलाफ अब साइक्लिक या प्रेडिक्टेबल रिस्पांस नहीं होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूड ऑपरेशंस। और जैसे आपने रियासी में देखा, तो क्या एक ऐसा बड़ा ऑपरेशन हो जिससे कि पाकिस्तान को लगे कि अब ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा, अब भारत कोई बड़ा कदम भी ले सकता है। देखिए, जब तक पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी के ऊपर चोट नहीं पहुंचेगी, वो ये प्रॉक्सी वॉर चलाते रहेंगे। उनके लिए बहुत बढ़िया है लो कॉस्ट ऑप्शन, 50,000 1 लाख 2 लाख में उनको एक आदमी 6 महीने के लिए काम करने के लिए मिल जाता है, तो वो चला रहे हैं। आपको पाकिस्तान फौज का खून निकालना पड़ेगा। अभी उनके साथ चीन मिल गया है, तो ये चीन और पाकिस्तान की जो हिकड़ी बनी है, ये भारत के लिए तो टू फ्रंट सिचुएशन बन चुकी है। बिल्कुल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लें, इधर में आप लाइन ऑफ कंट्रोल लें, इंटरनेशनल बॉर्डर लें, तो चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैनात बिल्कुल। और चीन यही नहीं, चीन आपका जो मणिपुर सेक्टर, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो जितनी कार्रवाई चल रही है वो 4 ही चीन के द्वारा इंस्टिगेटेड है। वो उसके अंदर वेस्ट भी इन्वॉल्व है, जितने कुकी नागा ये वो सबको क्या है, क्रिश्चियनिटी के नाम पे इनको इकट्ठा करके इंडियन फोर्सेस के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और आपने ये भी सुना होगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना ने क्या बोला था ये, कि वो एक अलग मुल्क बनाना चाह रहे हैं बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में, जहां ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड रहेगा। जी हाँ, उन्होंने बहुत साफ कहा था। और शेख हसीना वाजिद एक बहुत सुलझी हुई और बहुत ही अनुभव बिल्कुल वाली स्टेट्समैन है। उनके मुंह से ये कहा गया कि उनको लोगों ने कांटेक्ट किया कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में उन्हें क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। तो चलिए सर, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो अभी हम जो देखते हैं कि जम्मू डिवीज़न में जो ये बढ़ रहा है आतंकवाद, इसमें हमने ये देखा है कि हमारे ऑपरेशंस में
हमारे जवानों को कई कई ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी उठानी पड़ी और जो टेररिस्ट हैं वो बहुत ही शातिर तरीके से लड़े। तो इसका क्या कारण है? देखिए, मैंने बोला कि छोटी टोलियों में काम कर रहे हैं वो सर, ओवरग्राउंड वर्कर इनके पास में है जो इनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जंगलों का इस्तेमाल, मेन रोड का इस्तेमाल करके टारगेट को बड़ा डेलिबरेटली चुन रहे हैं और उस टारगेट को अम्बुश करने के लिए आपको 2 आदमी से ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं स्पेशल फोर्सेस का आदमी हूँ, 2 आदमी एक कंपनी को लिटाने के लिए बहुत होते हैं। आप एक्सप्लोजिव लगाएं, आप ऑटोमेटिक वेपन लेके एक वेंटेज पॉइंट पे बैठ जाएं, आप चने चबा देंगे 100 आदमी को। तो ये वो टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं और तभी जब हम कॉर्डन सर्च की कोशिश करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि 2-3 आदमी हैं, घेरे में आपके आते नहीं है, जंगल में जाके छुप गए, आप करते रहो जंगल बीटिंग। तो ये का इस टेररिज्म की जो सिचुएशन अभी हम पेश पाते हैं, इसको तोड़ने का क्या तरीका है? इनको तोड़ने का तरीका कवर्ट क्लैंडस्टाइन स्मॉल टीम ऑपरेशन। आप एक ऑपरेशन के पीछे ज़्यादा नफरी मत लगाएं, आप अपने स्पेशल फोर्सेस को कवर्ट क्लैंडस्टाइन उस जंगल में इंडक्ट कर दें, आप जो वहाँ पे जाके लोकल पॉपुलेशन के साथ मर्ज हो जाएं। और वहाँ पे अगर ये 2 टेररिस्ट, एक पिस्टल चाहिए 2 आदमी को मारने के लिए, तो ये हमको टैक्टिक चेंज करना पड़ेगा, जैसे इजराइल गाज़ा में, पैलेस्टाइन में, वेस्ट बैंक में करता है। उनकी स्पेशल फोर्सेस सिविलियन हालत में पैलेस्टीनियन के साथ जाके मिल जाते हैं और वहीं पिस्तौल निकाल के गोली मार के बाहर निकलाते भी हुआ है। तो ये हमें टैक्टिक चेंज करना पड़ेगा, आपको पूरा कंसेप्ट चेंज करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप अपने अटैक हेप्टर यूज़ करें, आपको कौन रोकता है? आप थर्मल इमेजिंग ले, जहाँ दिखता है हमारे मशीन गन, आपको ट्रुप्स को जंगल में भेजने की क्या ज़रूरत है? सर, ये एक चीज़ और देखी गई है कि विलेज डिफेंस कमेटी के बारे में बहुत बात होती है। इतना बड़ा इलाका है, जंगलों में दूर दूर गांव हैं, क्या एक विलेज डिफेंस कमेटी का, एक ट्रेंड विलेज डिफेंस कमेटी का रोल नहीं है इसमें? बिल्कुल है। जब मैं 25 में था, पूंछ राजौरी सेक्टर में विलेज वॉलंटियर फोर्स थी, वहाँ पे हर एक गांव में ट्रेंड लोग थे, उनको 303 वगैरह दी हुई थी। अभी तो हम उनको SLR भी दे सकते हैं, इंसास भी दे सकते हैं। तो हमको उनको मोटिवेट करके ट्रेन करके रखना पड़ेगा। अपने वो लोग जो प्रो हैं आपके, चाहे गुज्जर कम्युनिटी हो, कुछ हो, चाहे आप उनको पैसा दें, उनको मोटिवेट करें, आप उनको हार्ट एंड माइंड विन करना पड़ेगा। जिस दिन पब्लिक आपको इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगी, ये 2 दिन नहीं टिक सकते यहाँ पे। बिना इन्फॉर्मेशन के आप जो मर्जी करते रहे, बीटिंग द बुश बोलते हैं उसको, जंगल बीटिंग करते रहेंगे आप, आपके हाथ नहीं आएंगे। सर, तो हमने देखा कि जो टेररिज्म का स्वरूप अभी हम देख रहे हैं, उससे निपटने के लिए हमें अपनी टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी, अपने तरीके चेंज करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई आउट ऑफ बॉक्स टैक्टिक्स लगाकर हमें सरप्राइज कर दिया है। इंडियन आर्मी, जैसा आपने कहा सर, कि एक अच्छी लर्नर है और हमेशा इसका तोड़ निकाल सकती है। लेकिन अंडरलाइन बात तो यही है सर कि हमें पाकिस्तान के लिए कॉस्ट एस्केलेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो फिजिकल ऑपरेशन हो, काइनेटिक ऑपरेशन हो, या वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो या इकोनॉमिक लेवल पे हो, लेकिन पाकिस्तान मस्ट पे दी प्राइस। एब्सोल्युटली, प्राइस तो हमने पे करवा दिया था। कटोरा लेके इनको भेज दिया था भीख मांगने। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इनको एक टेररिस्ट नेशन सपोर्टिंग टेररिज्म हमने डिक्लेयर करवा दिया सर, ठीक है ना। लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान फौज पाकिस्तान के सिविलियन का खून चूस रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ भुक्का मर रहा, आटा नहीं है, खाने को नहीं है, बिजली महंगी हो गई, पाकिस्तान आर्मी खा रही है उस मुल्क को। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ये समझे कि पाकिस्तान आर्मी उनका दोस्त नहीं है, उनके दुश्मन हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ हिंदुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान का 1 इंच ज़मीन नहीं लेगी। पीओके के हम जरूर लेंगे, पीओके हमारा है, लेकिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान की 1 इंच भी ज़मीन नहीं लेंगे। आप पाकिस्तान की फ़ौज को हटा लें, हम गारंटी दे रहे हैं आपको। आपको अपनी फ़ौज से निपटना पड़ेगा। जी हाँ। आपको उन चोर उचक्कों को, लुटेरों को पावर से निकालना पड़ेगा। तो जब मुल्क की फ़ौज मुल्क को खाने में आमादा हो जाए तो उस मुल्क की फ़ौज को हटा देना ही बेहतर होता है। और ये इस मैसेज के साथ, पाकिस्तान की आवाम के लिए इस मैसेज के साथ आज हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा किए।
थैंक यू उत्कर्ष, हमेशा प्लेजर है आपके साथ बात करने में, और मुझे उम्मीद है कि हमारे फोर्सेस, पाकिस्तान की आवाम ये सुने और इसके ऊपर एक्शन ले। थैंक यू सर। थैंक यू।